किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत। झांसी में किसान बाजार बनकर तैयार। उत्तर प्रदेश में गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य में मामूली इजाफे के आसार। बागवानी उपकरणों के लिए सब्सिडी का प्रावधान। किसानों के सशक्तिकरण हेतु नवीन प्रसार पद्धति विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। किसानों की पैदावार को बाजारों तक पहुंचाने के लिए ई प्लेटफॉर्म। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में सठियाओं चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने इस धनराशि के राजकोष से आहरित कर उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड को सठियाओं मिल को विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा को जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश चीनी आयुक्त को दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस ऋण की अदायगी 10 वर्षों में होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचे जाने की सुविधा प्रदान करने की योजना के तहत झांसी में किसान बाजार बनकर तैयार हो गया है। कृषि मंत्री विनोद कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत प्रथम चरण में 6 जिलों लखनऊ, झांसी, सैफई, मैनपुरी, कन्नौज और कासगंज में किसान बाजार का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें झांसी का बाजार तैयार हो गया है। मंडी परिषद द्वारा प्रदेश के बड़े शहरों में 2 से 10 एकड़ की भूमि पर किसान बाजार के नाम से अत्याधुनिक विशिष्ट बाजार विकसित किए जाने की योजना प्रारंभ की गई है। इन बाजारों में किसानों द्वारा उपज सीधे उपभोक्ताओं को फुटकर बेचे जाने पर कोई मंडी शुल्क देय नहीं होगा। साथ ही इन बाजारों में लोक कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने तथा विक्रय करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही किसान बाजारों में हैंडीक्राफ्ट्स एवं हैंडलूम के दस्तकारों को भी अपने उत्पाद प्रदर्शित करने तथा विक्रय करने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार चालू पेराई सत्र के लिए स्वीकृत गन्ना प्रजातियों के राज्य परामर्शी मूल्य में मामूली इजाफा कर सकती है। इस आशय का फैसला इस हफ्ते होने वाली बैठक में किए जाने की उम्मीद है। स्वीकृत प्रजातियों के लिए गन्ना उत्पादकों को 280 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता है। अगैती प्रजातियों के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल और अस्वीकृत प्रजातियों के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता है। स्वीकृत प्रजातियों के लिए एएसपी में इजाफा किए जाने की संभावना है, जबकि अगैती और अस्वीकृत दोनों प्रजातियों के लिए मूल्य बरकरार रखे जा सकते हैं। वहीं किसानों का एक गुट गन्ने की उत्पादन लागत में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर एसएपी 350 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहा है। देश में कृषि मजदूरों की बढ़ती किल्लत को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सोच समझकर मशीनीकरण की तरफ कदम बढ़ाना जरूरी है। मशीनीकरण से न केवल कारक संबंधी संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, जल, पूंजी और कृषि के महंगे कच्चे माल का अधिकतम उपयोग संभव होगा, बल्कि इससे किसानों की बेशकीमती समय एवं प्रयासों की बचत करने में भी मदद मिलेगी। समय, श्रम एवं संसाधनों के न्याय संगत इस्तेमाल से बहुफसलों की सतत गहनता और फसलों का समय पर रोपण करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे फसल को पकने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित होगी। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान कृषि मशीनीकरण से जुड़े उप मिशन की योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि मशीनीकरण का लाभ खासकर उन क्षेत्रों के छोटे एवं सीमांत किसानों को मुहैया कराना है, जहां कृषि संबंधी बिजली की उपलब्धता बेहद कम है। दूसरे शब्दों में इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की कृषि मशीनीकरण का लाभ पहुंचाना है जो इनसे अब तक वंचित रहे हैं। इनमें बागवानी से जुड़े विभिन्न उपकरणों के साथ साथ तिलहन, खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों से संबंधित कटाई उपरांत तकनीक वाले उपकरण भी शामिल हैं, ताकि कटाई उपरांत तकनीकी वाले उपकरण की कुल लागत के 60% तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों को दी जा सके और अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल उपकरण लागत के 50% तक वित्तीय सहायता दी जा सके। इसी तरह बागवानी उपकरणों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से जूझ रहा है और इसका असर कृषि पर भी पड़ रहा है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का अनुमान है कि जनसंख्या में हो रहे बदलाव के दृष्टिगत
खाद्य उत्पादन 60% की दर से बढ़ना चाहिए, जबकि जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर्राष्ट्रीय पैनल का अनुमान है कि 2050 तक फसल उत्पादन में 10 से 20% तक की कमी आ सकती है। बढ़ता तापक्रम मछली उत्पादन में 40% तक की कमी ला सकता है। कृषि क्षेत्र का प्रदूषण भी चिंता का विषय है, जिसे दूर करने के लिए किसानों को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। कृषि प्रदूषण में जानवरों द्वारा 2/3 ग्रीन हाउस गैसों का और 70% मीथेन गैसों का उत्सर्जन का योगदान है, जिससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इससे बचने की जरूरत है। कॉर्पोरेट जगत को ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि विकास में अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिससे सीमांत गरीब और भूमिहीन किसानों की सामयिक मदद हो सके। ये विचार किसानों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु नवीन प्रसार पद्धति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में श्री सिंह ने व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों से मिट्टी अपनी गुणवत्ता खो रही है, जिसमें मुख्य रूप से असंतुलित उर्वरक प्रयोग, अधिक पोषक तत्वों का उपयोग करने वाली फसलों का उत्पादन, दलहनी फसलों का फसल चक्र में प्रयोग न किया जाना एवं मिट्टी में घटता हुआ ऑर्गेनिक कार्बन जिम्मेदार है। देश में कृषि उत्पादों के एक बाजार से दूसरे बाजार तक मुक्त प्रवाह मंडी के अनेकों शुल्कों से उत्पादकों को बचाने एवं उचित मूल्य पर उपभोक्ता के लिए कृषि वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार को विकसित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म सितंबर 2016 तक 250 से ज्यादा कृषि मंडियों को कवर करेगा और मार्च 2018 तक कुल 585 मंडियों में ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी, जो किसानों के लिए अपनी पैदावार को बाजार तक पहुंचाने को आसान बनाएगी। आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं लखनऊ में 1655 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। पीलीभीत में 1590 रुपए प्रति क्विंटल, कन्नौज में 1545 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 1675 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 1550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चना लखनऊ में 5625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। पीलीभीत में 5300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से, कन्नौज में 5400 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 5650 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 5050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल लखनऊ में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 2190 रुपए प्रति क्विंटल और कन्नौज में 1750 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 1960 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 2140 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। आलू लखनऊ में 725 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 720 रुपए प्रति क्विंटल, कन्नौज में 590 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 750 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्याज लखनऊ में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1480 रुपए प्रति क्विंटल, कन्नौज में 1800 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। लहसुन लखनऊ में 8600 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 5500 रुपए प्रति क्विंटल, कन्नौज में 5120 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 7200 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 6000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। टमाटर लखनऊ में 1800 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 2040 रुपए प्रति क्विंटल, कन्नौज में 1825 रुपए प्रति क्विंटल, वाराणसी में 1765 रुपए प्रति क्विंटल और हरदोई में 1680 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, बात की जाए होम्योपैथी की, एलोपैथी की या यूनानी पद्धति की, सभी का काम शरीर को स्वस्थ रखना ही होता है। लेकिन प्राचीन समय से ही आयुर्वेदिक पद्धतियों का प्रयोग होता रहा, उसमें भविष्य में कोई भी खामियां नहीं देखी गई। लेकिन थोड़ा सा देर में असर होने के कारण लोग एलोपैथी की तरफ मुड़ गए। लेकिन जब इसमें कमियां नजर आईं तो सबको वापस आयुर्वेदिक पद्धति में तो लौटना ही था। और इसी संबंधित कुछ हमारा आज का विषय भी है, आयुर्वेदिक और सुगंध पौधों की खेती। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर SK तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, NBRI लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो औषधि पौधे हैं, सुगंध पौधे हैं, ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो औषधीय पौधे हैं उनमें एक कोई खास विशिष्ट रसायन मौजूद होता है। रसायन विज्ञान की भाषा में इनको कह सकते हैं एल्कलाइड होते हैं, फ्लोनाइड्स होते हैं, ग्लूकोसाइड्स वगैरह होते हैं। तो इनकी उपस्थिति के कारण वो औषधि का कार्य करते हैं। अब आप ऐसे देखिए कि जैसे कुछ तो पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है। ऐसे ही कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द्वितीयक उपापचय, जिनका मैंने नाम लिए, वो तत्व होते हैं जो औषधि के रूप में काम करते हैं। तो ये रसायन जिन पौधों में, उसके किसी भी भाग में हो सकते हैं, जड़ में हो सकते हैं, तने में हो सकते हैं, पत्ती में हो सकते हैं, बीज में हो सकते हैं, फूल में हो सकते हैं। तो ये जहाँ मौजूद होते हैं, उनका इस्तेमाल जब हम स्वस्थ रहने के लिए या रोग के उपचार के लिए करते हैं तो उनको औषधीय पौधे कहा जाता है। डॉक्टर साहब, औषधि पौधे कहा जाता है जो आपने बताया, तो क्या ये जितने भी तरीके के पौधे हैं ये सब औषधि निर्धारित हैं, या ये यूनानी पद्धति जो है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है और औषधि जो होती हैं? ये जितने भी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं, इसमें से जो आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, आमची, ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियां कहलाती हैं। इसके अलावा होम्योपैथी भारतीय चिकित्सा पद्धति नहीं है, लेकिन हमारी जो बाकी पद्धतियां हैं उन्हीं की तरह ये भी पूरी तरह से पौधों पर आधारित है। इसके विपरीत जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसको आप एलोपैथी या अंग्रेजी दवाइयां कहते हैं, वो रसायन पर आधारित हैं। जी, मतलब कहीं ना कहीं जो एलोपैथी है वो रसायन पर है और बाकी जो भी पद्धतियां हैं चिकित्सीय, वो सब पेड़ पौधों पर आधारित हैं। डॉक्टर, एक प्रश्न थोड़ा सा मन में उठ रहा है कि होम्योपैथी किस आधार पर आधारित है पौधों पर? होम्योपैथी में बस एक सिद्धांत का फर्क है। वहाँ ये कहा जाता है कि जितना आप उसको डाइल्यूशन करते हैं, जितना हल्का करते हैं दवा को, उतना ही उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। लेकिन उसमें जो जैसे कॉम्बिनेशंस हैं, बेलाडोना, आर्निका, ये सब दवाइयों के नाम आपने सुने हो अगर, तो ये सब पौधों से ही लिए जाते हैं। सब पौधों से ही बनते हैं। तो क्या क्या लाभ हैं इन पौधों के? एक तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये सब टाइम टेस्टेड हैं। जैसे आयुर्वेद
उसको हम लोग ये विश्वास रखते हैं कि 4-5 हजार साल पहले लिखा गया। तो इतने सालों की परंपरा और ज्ञान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से टाइम टेस्टेड हैं। अपनी उपयोगिता को लेकर के इनके कोई पार्श्व प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई आयुर्वेदिक औषधि लंबे समय तक खा ली तो उसका कोई और किसी अंग पे कोई और नई बीमारी पैदा हो जाए। जबकि एलोपैथी खासतौर से दवाइयां आप देखते होंगे, आप बुखार की दवा खाते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, आप कुछ और दवा खाते हैं तो किडनी पे असर पड़ता है। तो जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारी जो पादप आधारित औषधियां हैं, सब ज्यादातर सामान्यतः साइड इफेक्ट से मुक्त हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि 5000 सालों से भी पहले से औषधि पौधों का प्रयोग हो रहा है जी। क्योंकि जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, उनमें जो मुख्य वेद है उनमें भी इसका वर्णन किया गया है जी। औषधियों को कैसे बनाया जाए, उनका प्रयोग कैसे किया जाए जी। तो जब इतनी स्थिति इनकी अच्छी है कि उनका प्रयोग अच्छा होना ही होना है, तो लोग एलोपैथी की तरफ क्यों मुड़ गए? क्या कुछ समय की ऐसी मांग थी कि कुछ ज्यादा समय लग रहा था? दो परिस्थितियां हैं। एक तो एलोपैथी में लक्षण के आधार पर उपचार होता है जी। उसका कारण की तलाश में ना जा करके, अब जैसे बुखार अगर आपके शरीर में है तो इसका मतलब आपकी पूरी शरीर की मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो ये उस दिक्कत को नहीं ढूंढता है, ये बुखार उतारने की औषधि देता है। जबकि बाकी जो सिस्टम्स हैं जो पादप आधारित हैं खासतौर से, उसमें चिकित्सक ये देखता है कि जो ज्वर आया है क्यों आया है, उस रोग का उपचार करते हैं पहले, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो औषधीय पौधों पर आधारित हमारा पूरा विज्ञान है, ये निर्भर करता था वनों में इनकी उपलब्धता पे। जब आपने वन काटने शुरू कर दिए तो इनकी उपलब्धता कम होती गई, और डिमांड बढ़ने पे और सप्लाई कम होने पे तो हमेशा ही नियम लागू होता है, मिलावट होने लगती है, ज्यादा होती है, जी। वो उसका उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है, मिलावट होने लगती है। ये बात तो समझ में आ गई कि इसका प्रयोग क्यों कम हो गया और उसका प्रयोग क्यों बढ़ गया। अब जो हमारा विषय है उसकी मुख्य बात आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो ये मौसम चल रहा है, इस समय हम कौन कौन से आयुर्वेदिक पौधों की खेती कर सकते हैं? जो ये रबी का मौसम है, इसमें काफी सारी फसलें हैं जिनको औषधि खेती कर सकते हैं। इसमें एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाजार किस चीज का आपके आसपास आसानी से उपलब्ध है। इस रबी के मौसम में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो औषधि के रूप में भी प्रयोग होती हैं और मसाले के रूप में भी उनका उपयोग है, जैसे धनिया, मेथी, कसूरी मेथी, मंगरेल या कलौंजी, अजवाइन, तो सब घरेलू ऐसी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा में जरूरत पड़ती रहती है। तो इसमें खेती करने का ये टाइम है, और इसमें फायदा ये है कि अगर आपको कोई आयुर्वेदिक ड्रग इंडस्ट्री वाला, कोई फैक्ट्री वाला नहीं भी लेता है, तो स्थानीय पंसारी के यहाँ मसाले के रूप में ये आसानी से बिक जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो घरेलू और मसाले वाली भी बात भी हो गई और आयुर्वेदिक पौधे वाली बात भी होगी। कुछ ऐसे पौधे जो सिर्फ दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं आयुर्वेदिक में। इस मौसम की सबसे एक महत्वपूर्ण जो फसल है उसको आप सब जानते होंगे, ईसबगोल। लगभग हर घर में ईसबगोल की भूसी लोग जानते हैं कि इसको लेने से कब्ज दूर होता है, पेट साफ होता है। तो ईसबगोल की भूसी जो हमारे देश में विदेशों को भेजकर जो निर्यात से सबसे ज्यादा मुद्रा हम अर्जित करते हैं, वो है ईसबगोल। ईसबगोल का निर्यात इतना ज्यादा होता है भारत? जी। डॉक्टर साहब, ये जो ईसबगोल की आपने बात कही, साथ में भूसी सब तो लगा हुआ है, क्योंकि शायद ये ऐसा कोई इंसान होगा थोड़ा सा 8-10 साल पहले के जन्म लेने वाला, जिसने ईसबगोल का प्रयोग नहीं किया हो, ना खाई हो, क्योंकि हर एक माँ बाप यकीन रखते हैं कि अगर बच्चे का पेट नहीं साफ हो रहा है तो ईसबगोल की भूसी खिला दो। बिल्कुल साधारण सी दवा है और हर जगह उपलब्ध भी होती है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या मतलब उत्पादन से कैसे करें? बीज कैसे चाहिए होता है? कैसे किन जमीन पर जरूरत होती है? किसमें उत्पादन बढ़ा सकते हैं? कैसे क्या होता है? ये जो समय है इसकी बुआई का, लगभग इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और बीजों से इसकी बुआई की जाती है। लगभग 7-8 किलो बीज 1 हेक्टेयर में जरूरत पड़ती है, और 25-30 सेंटीमीटर पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी रखकर बो देते हैं। गेहूं की तरह इसमें भी किल्ले निकलते हैं, उन किल्लों पर बालियां निकलती हैं। बालियों में जो बीज होते हैं, उन बीजों के ऊपर जो है भूसी की तरह एक म्यूसिलेज चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ होता है, तो बीजों से उसको अलग करके वो औषधि के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें 2 तरह की चीजें आपको बेचने के लिए मिलती हैं, एक तो बीज और दूसरा उसकी भूसी। तो भूसी अलग करने के लिए छोटी 10-15 हजार रुपए में मिल जाती है मशीन बाजार में, वो लगा लेंगे तो ज्यादा लाभ मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप भूसी अलग करके नहीं बेचने का साधन है आपके पास, तो किसान भाई सीधे भूसी लगा हुआ बीज पंसारी के यहाँ बेच सकते हैं।
डॉक्टर, ये जो आपने बात कही कि बीज बेच सकते हैं और भूसी बेच सकते हैं, भूसी का प्रयोग दवा के रूप में हो ही गया जी। तो बीज कहाँ बेच सकते हैं? केवल बीज अगर बेचने की बात हो तो केवल बीज तो जो किसान भाई जो उसकी खेती करना चाहते हैं उन्हीं की उसमें रुचि होगी। मतलब कहीं ना कहीं वही किसान जो है बीज बेचेंगे और दूसरे किसान खरीद करके एक नई पौध का शुभारंभ करेंगे, नया उत्पादन शुरू कर लेंगे, ये सब गोल से। बिल्कुल। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब एक किसान कोई नई चीज की खेती शुरू करता है तो उसकी देखा देखी उसका रकबा आसपास के किसानों को बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अपने जो गांव के आपके जो सहयोगी किसान हैं उनको बीज का उपलब्धता वहीं पर स्थानीय स्तर पर हो जाएगी। जो इसमें सावधानी वाली या एक समस्या वाली एक बात है वो ये है कि फरवरी में अक्सर हमारे जो उत्तर प्रदेश का खासतौर से मैदानी भाग है यहाँ पे वर्षा जरूर होती है। तो उस समय पे ये अगर बालियां इसकी निकली हुई जिसमें बीज के ऊपर वो जो म्यूसिलेजिनस पदार्थ होता है वो है तो वो उसकी गुणवत्ता फिर काफी खराब हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग ये सलाह देते हैं कि जैसे जो पारंपरिक रूप से उगाया जाता है राजस्थान गुजरात में उगाया जाता है तो वहाँ इसकी बुआई अक्टूबर में कर दी जाती है। हम लोग कहते हैं कि थोड़ा नवंबर के आखिर में जैसे इस समय है इस समय किया जाए तो वो अवस्था बरसात का समय निकल जाता है और लगभग मार्च में फिर ये आता है तो बरसात का नुकसान नहीं होता फिर। तो ये ध्यान रखने की बात मतलब कहीं ना कहीं नवंबर में अगर इसको लगाएंगे जा करके तो उस बरसात का असर नहीं पड़ेगा, कम होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान भाइयों, औषधि पौधे और सगंध पौधे दोनों ही शरीर के लिए काफी अच्छे हैं और समाज के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि आप अगर खेती करते हैं आपको आर्थिक लाभ होता है और शरीर भी किसी का स्वस्थ रहता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए आप खेती करना शुरू कीजिए और कुछ ज्यादा भी करिए। खेती किसानी की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 17 से 23 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहीं। पिछले कई दिनों से प्रदेश में सर्दी का रुख तेजी से बढ़ता जा रहा है और दिन तथा रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दोपहर के समय निकली हल्की धूप ने मौसम को हल्का गर्म रखा। ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह व शाम के समय आसमान में धुंध के साथ कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में दिन व रात के तापमान में कुछ और कमी आ सकती है। सुबह व शाम के समय घना कोहरा हो सकता है। इस बीच प्रदेश का अधिकतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। तापमान में कमी आने की संभावना को देखते हुए किसान भाई खेतों में खड़ी सभी फसलों एवं सब्जियों की नियमित निगरानी करते रहें और उनमें नमी बनाए रखें। ये फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। हवा में अधिक नमी के कारण आलू तथा टमाटर में अगैती झुलसा रोग आने की संभावना है, अतः फसल की नियमित निगरानी करते रहें। जिन किसान भाइयों की टमाटर, बंद गोभी व ब्रोकली की पौध तैयार है वो मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। नवरोपित फलदार पौधों को ठंड से बचाने के लिए उन पर पुआल से छाया कर दें, साथ ही तने के आसपास नमी बनाए रखें। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बंद स्थान पर बांधें और उन पर सुबह शाम झूल डालें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।